नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, पहले वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग जो यूपीए के नाम पढ़े थे 25 नंबर तक पढ़े थे, और 25 के बाद से यहाँ पे लिखा गया 26 नंबर, 27 नंबर, 28, 29 और 30। 5 नाम लिखा, 5 मतलब कि यौगिक लिखा गया है। आपको इनका नाम लिखना है। तो वही तरीका एक बार फिर से समझिएगा। यूपीए के नाम लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या इसमें देखिए, एक से मान के निकालते हैं। कॉपर के निकालना है, कॉपर है केंद्रीय परमाणु, तो कॉपर के ऑक्सीकरण संख्या 1 से मान लेंगे, और साथ में प्लस ब्रोमीन है ना, लिगेंड के काम में यहाँ पे ब्रोमीन कर रहा है, और ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, और इसकी संख्या जो है 4 गो है। इस सबको मिला करके इस पे लिखा है 2 माइनस, मतलब किसके बराबर, -2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x हाई हो जाएगा -4 बराबर -2, तो x बराबर है -4 जाएगा उधर, तब +4 हो जाएगा, +4 और ये -2 जो कहते हो, तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, x बराबर +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो आया +2 आया। तो यहाँ पे हम लोग याद रखने के लिए, मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया +2। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए प्रत्ययन तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड जो है ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के संख्या कितनी है पहले ये बात लिखेंगे। तो संख्या 4 गो है, तो 4 के लिए होता है क्या, टेट्रा। 4 के लिए होता है टेट्रा। अब इसमें सटा के ही ब्रोमीन के लिए होता है ब्रोमीडो। ब्रोमीन जब लिगेंड के काम करेगा तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमीडो। जैसे क्लोरीन जब लिगेंड के काम करता है तो उसका नाम होता है क्लोरिडो, तो ब्रोमीन के लिए हो जाएगा ब्रोमीडो। इसके बाद इसमें सटा करके ही अब केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु है कौन, कॉपर, तो कॉपर लिखेंगे, और कॉपर लिख के और इसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। कॉपर का नाम लिखेंगे कॉपर, और इसके बाद ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2, तो रोमन अंक में 2 लिखेंगे। इस तरह से इसका नाम हुआ। ठीक इसी तरह से और भी सबका नाम लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है ये। अब इसमें भी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए, कोबाल्ट के मान लेंगे x, कोबाल्ट के x मान लेंगे। NH3 के होता है 0, और संख्या इसकी 3 गो, तो गुना करेंगे हम लोग कितना से, 3 से गुना करेंगे। इसके बाद NO2 जो होता है ना, NO2 पर 1 माइनस होता है, NO2 पर 1 माइनस होता है, और NO2 जो है ना वो अकेले है। तो अब इन सबको यदि मिलाएंगे हम लोग, इन सबको यदि जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद होना चाहिए कितने बराबर, +2 के बराबर। क्या है कि आयन के ऑक्सीकरण संख्या आयन के बराबर होता है, तो +2 आयन है तो +2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x हाई हो जाएगा 0, हाई हो जाएगा -1 बराबर +2, तो x बराबर है -1 जाएगा होने तो +3 हो जाएगा। यानी कि कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या जो आया वह आया +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या जो आया वह आया +3। अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले का काम कि हम लोग प्रत्ययन के लिखते हैं, लेकिन प्रत्ययन नहीं होने के कारण, प्रत्ययन इसमें नहीं है, जिसके वजह से अब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड में देखिए, लिगेंड में यहाँ पे है NH3 के जो संख्या है, संख्या इसकी 3 गो है, तो 3 गो खातिर ट्राई। NH3 जो है, NH3 का नाम होता है एमीन, तो यहाँ पे एमीन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो लिगेंड है इसका नाम होता है नाइट्रिटो, NO2 का नाम होता है नाइट्रिटो, इसकी संख्या 1 है, तो केवल नाइट्रिटो लिख देंगे हम लोग, नाइट्रिटो। और इसके बाद हो जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वह हो जाएगा कोबाल्ट। तो सारा चीज सटा के ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में रोमन अंक में इस केंद्रीय परमाणु के
आक्सीकरण संख्या को लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 को इस तरह से हम लोग लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसमें भी आक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा कोबाल्ट के। तो देखिए कोबाल्ट के X Cl2 के -1 2 गो है तो 2 से गुना, NH3 के होता है 0, 4 गो है तो 4 से गुना, Cl है अकेले तो -1। इस सबको जोड़ के करना है किसके बराबर, 0 के बराबर करना है। इस सबको जोड़ करके 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर करेंगे तो है x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना आया, फिर से +3 आया। यानी कि इसमें भी कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या +3 ही होगा। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए देखिएगा ध्यान से। नाम लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। तो लिगेंड ये क्लोरीन है और इसकी संख्या है कब, 2 गो। तो 2 गो क्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, क्लोरीन के लिए क्लोरिडो। इसके बाद NH3 के संख्या 4 गो है, 4 गो, तो 4 के लिए तो हो जाएगा टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा। और NH3 का नाम होता है एमीन, NH3 का जो नाम होता है वो है एमीन होता है। तो हो जाएगा डाई क्लोरिडो टेट्रा एमीन। इसके बाद अब लिगेंड नहीं है, तो लिगेंड नहीं है तो कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे और केंद्रीय परमाणु के नाम कोबाल्ट ही रहेगा, है ना, कोबाल्ट ही रहेगा। अब इसके बाद रोमन अंक में इसकी आक्सीकरण संख्या, तो आक्सीकरण संख्या आया है 3, तो यहाँ पे रोमन अंक में 3 लिखेंगे। और फिर देखिए अब ब्रैकेट बंद करने के बाद प्रति आयन लिखा गया है, तो लास्ट में प्रति आयन को लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, क्योंकि प्रति आयन के लिए थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं। तो प्रति आयन का नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या, क्लोराइड। Cl मतलब क्लोरीन जो है जब लिगेंड के काम करता है तो उसका नाम क्लोरिडो, और जब प्रति आयन के काम करता है तो क्लोराइड होता है। ये बात लिखा गया। इसमें देखिएगा, इसमें भी वही बात है, प्लेटिनम का आक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो मौखिक भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसका 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। इसका -1 होता है, 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे, और इसका भी -1 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। तो -2 हैजा बन गया, -2 हैजा बन गया, -4। और -4 को 0 बनाने के लिए, -4 को 0 बनाने के लिए आप कर देंगे क्या, यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है। देखिए इसका आक्सीकरण संख्या हमने मौखिक निकाल दिया है, आप x मान के निकाल सकते हैं। अब इसका नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड, तो लिगेंड के संख्या है 2 गो, तो 2 के लिए हो जाएगा का, 2 के लिए हो जाएगा डाई। इसका नाम होता है एमीन, तो नाम हो गया डाई एमीन, डाई एमीन हुआ इतना। इसके बाद एक और लिगेंड है और वो भी 2 गो है, इसकी भी संख्या 2 गो, तो फिर एक बार डाई लिखेंगे और इसका नाम होता है क्लोरिडो, तो क्लोरिडो लिख देंगे। अब कोई लिगेंड नहीं है, तो अब जब कोई लिगेंड नहीं है तो अब केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे, और केंद्रीय परमाणु का जो नाम है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, प्लेटिनम। और प्लेटिनम लिखने के बाद रोमन अंक में आक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो आक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, +4 है, तो रोमन अंक में लिख देंगे। और इसके बाद ये जो क्लोरीन है प्रति आयन के काम कर रहा है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के, थोड़ा सा स्पेस दे करके इसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा जगह छोड़ के इसका नाम लिख देंगे हम लोग क्या, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, है ना। जब क्लोरीन जो है प्रति आयन के काम करता है तो उसका नाम क्लोराइड हो जाता है, और क्लोरीन जो है जब लिगेंड के काम करता है तो इसका नाम क्लोरिडो हो जाता है। तो इस तरह से लिखा गया। एक और है यहाँ पे देखिए, इसका नाम लिखना है, तो इसकी भी आक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आक्सीकरण संख्या मौखिक ही निकाल देते हैं। देखिए NH3 के हो जाएगा 0, 4 से गुना करेंगे तो अभी 0 में रहेगा। Cl पर होता है -1 और 2 गो Cl है, तो -1 गुने 2, है ना, तो ये हो जाएगा -2। अब बनाना है इसको क्या, प्लस है इस पे ना, तो -2 को +1 बनाना है। तो -2 को +1 बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, -2 को बनाना है का, -2 को बनाना है +1। तो -2 को +1 बनाने के लिए प्लस में 3 गो रखना पड़ेगा, तभी तो 2 को माइनस वाला से 2 को प्लस वाला कट जाएगा, तो 1 को प्लस वाला बच जाएगा।
यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा। अब नाम लिखने के लिए पहले लिगंड को लिखते हैं, तो लिगंड को लिखेंगे। देखिए इसमें लिगंड पहले NH3 है, पहले उसी को लिख देते हैं। तो NH3 के संख्या जो है 4 गो है, तो 4 के लिए हो जाएगा क्या, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा। NH3 के नाम होता है एमीन, तो इसी में सटा के लिखना है एमीन। हमेशा ही बात आपको ध्यान रखना है कि सटा के ही सारा बात लिखना है। तो ये हो जाएगा एमीन। इसके बाद और लिगंड है ये Cl वाला, तो ये Cl वाला जो लिगंड है तो 2 गो है, तो 2 खाती हो जाएगा क्या, डाई, 2 के लिए डाई हो जाएगा। और ये जो लिगंड है Cl, यह जब लिगंड के काम करता है तो इसका नाम हो जाता है क्या, क्लोरिडो। तो इसका नाम हो गया क्लोरिडो। इसके बाद अब लिगंड खत्म हुआ, तो अब हम लोग केंद्रीय परमाणु के नाम लिखेंगे। और केंद्रीय परमाणु जो है ना, केंद्रीय परमाणु जो है यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम। तो क्रोमियम के नाम चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्रोमियम, क्रोमियम लिखेंगे। और रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे हम लोग, रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या को 1 लिख देंगे। तो इसी तरह से नाम लिखना है। आपको समझ में आया होगा, लिखिए इसको। देखिए फिर 5 क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, 31 से लेकर के 35 तक, फिर 5 क्वेश्चन। और इसके साथ में ये भी लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। ये जो है 2012 में, ये 17 में, ये 17 में, और ये 2018 में, और सबसे नीचे वाला 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत बोर्ड पे लिखे थे 25 से लेकर के 30 तक, उसमें भी कुछ क्वेश्चन 2011 में पूछे गए हैं, जो कि सामने उसके लिखा गया है ना। तो देखिए इसका भी यूपेक नाम लिखने के लिए फिर से वही काम करना होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लिखना होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग 1 से मान करके बहुत बार निकाले, अब मौखिक निकालेंगे। चलिए देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, संख्या इसकी 4 गो है, तो 4 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तब वो 0, ना करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -1। इस सबको मिला के 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए है तो खुद 0 है, अब इसको 0 बनाना है -1 को, तो -1 को 0 बनाने के लिए +1 चाहिए। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कितनी, +1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। तो यूपेक नाम लिखने के लिए पहले लिगंड, कहे कि प्रत्ययन तो है नहीं, तो लिगंड के नाम लिखने के लिए यहाँ पे देखिए NH3 लिगंड के काम कर रहा है, और उसकी संख्या जो है 4 गो है, तो 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा। NH3 के नाम होता है एमीन, एमीन, टेट्रा एमीन हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु के काम कर रहा है कौन, कॉपर, कॉपर कर रहा है। इसके बाद रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी सब था सब लिखा गया। अब बारी है इस प्रत्ययन की, तो प्रत्ययन लिखने के पहले थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। ये हो गया उसका नाम। अब इसका नाम लिखना है, तो इसके लिए भी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए के मतलब पोटेशियम का होता है +1, और 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। पोटेशियम का +1 होता है, 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। और Cl का होता है -1, और 6 गो है तो 6 से गुना करेंगे। इस सबको जोड़ के बना देना है का 0 बना देना है। तो 0 बनाने के लिए देखिए इसको जोड़ के 0 बना देना है, तो है आएगा +2, है आएगा -6, मतलब -4। -4 को बनाना है क्या 0, -4 को 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए +4 रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या आएगा कितना, +4। प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या जो है वह आएगा +4। तो अब नाम लिखते हैं। देखिए प्रत्ययन है पहले, तो पहले इसका नाम लिख देंगे। ये है पोटेशियम, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद प्रत्ययन के बाद, चाहे प्रत्ययन के पहले थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, तो प्रत्ययन के बाद जगह थोड़ा सा छोड़ेंगे। जगह छोड़ने के बाद अंदर प्रवेश करेंगे, और अंदर सबसे पहले लिगंड, तो लिगंड के काम यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है, तो क्लोरीन के संख्या है 6 गो, तो ये हो जाएगा हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा होता है। और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा क्लोरिडो, क्लोरीन के लिए हो जाएगा क्लोरिडो। और इसके बाद केंद्रीय परमाणु जिसका नाम है प्लेटिनम,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ब्रैकेट में रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 4, इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसका नाम लिखना है, तो इसका 0, तो इसका भी क्या 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया ऑक्सीकरण संख्या, तो अब नाम लिखने के लिए देखिए इसकी संख्या 3 गो है, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, 3 के लिए ट्राई लिख देंगे, इसके लिए एमीन लिख देंगे, ट्राई एमीन हो गया। और अब केंद्रीय परमाणु बच गया है, तो केंद्रीय परमाणु हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 का तो रोमन अंक होता नहीं है, तो 0 ही लिखाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के +1 होता है, तो 2 गो है तो +2 हो गया। क्लोरीन के -1 होता है, 6 गो है तो -6 हो गया। ऐसे सबको मिलाएंगे तो -4। अब इस -4 को बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे +4 आवश्यक है, तो +4 हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो नाम लिखने के लिए है हाइड्रोजन, तो लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे, प्रत्यायन के काम कर रहा है हाइड्रोजन। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, और ब्रैकेट के अंदर के सबसे पहले लिगंड लिखा जाता है। तो लिगंड है क्लोरीन और इसकी संख्या 6 को है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हेक्सा हो जाएगा। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का नाम होता है क्लोरिडो, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु क्या है, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही रहता है ना, प्लेटिनम। और इसके बाद रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आया +4, उसको रोमन अंक में लिखेंगे 4, तो ये इसका नाम हो गया। अब एक और क्वेश्चन ये बच गया है नीचे वाला, तो नीचे वाला के देखिए ऑक्सीकरण संख्या थोड़ा निकालना कठिन है, समझते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए यहाँ पे Fe है, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को पता होता नहीं है कि कितना है, क्योंकि Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 तरह के होते हैं, +3 भी होता है, क्या है कि आप पढ़े होंगे कि Fe पर +2 आवेश भी होता है Fe पर, और Fe पर +3 आवेश भी होता है। तो Fe पर +2 भी होता है, +3 भी होता है। और बात यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या माने, +2 माने कि +3 माने, है ना। तो इसके लिए यदि हम लोग मानते हैं +2 वाला, है ना, Fe पे +2 मानते हैं, तो बतलाइए Fe पर यदि +2 मानते हैं तो इस पे क्या होना चाहिए, -2, इस पे -2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ के देख लेते हैं, देखिए Fe है ना, यहाँ पे है Fe CN6, ये इस तरह का है। अब यहाँ पे 4 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा है, 3 लगा है। यहाँ पे 4 लगा है, यहाँ पे 3 लगा है। आपको ये बात तो पता होगा कि इस पे क्या है और इस पे क्या है। इस पे जितना होगा वो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो इस पे जितना होगा प्लस वो चला जाएगा हो जा। एक मतलब कि यहाँ पे +3 होगा, तबे तो ये 3 चला गया है जा। और यहाँ पे -4 होगा, तबे तो ये 4 चला है यहाँ पे। तो यहाँ पे +3 हुआ, मतलब आयरन पे का, आयरन पे +3 रखेंगे, और इस पे जब -4 रखेंगे तबे तो ऐसा यौगिक बन पाएगा। यानी कि इस वाले पर +3 है, और एकरा पर टोटल पे बड़ा वाला ब्रैकेट पे -4 है। तो एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि इस पे +3 होगा, काहे कि जब एजा +3 होगा तब एक नीचे +3 लिखेंगे, और तिरछे गुना कराएंगे तो +3 जाएगा उधर। अब रही बात कि ये बात कैसे पता चलेगा कि हैजा माइनस में है या प्लस में, तो आयरन जो है धातु है, और धातु के ऑक्सीकरण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका प्लस में होगा, और जब एक प्लस में तो दूसरा का माइनस में होना जरूरी है, तबे बंधन बन पाएगा, तो इसीलिए वहां पे माइनस में। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या, हमें तो ऑक्सीकरण संख्या बाहर वाला के नहीं चाहिए ना, हमें तो अंदर वाला के चाहिए ना, अंदर वाला के ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय परमाणु यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग। देखिए आयरन के मान लेंगे x, Cn के होता है -1, 6 को है तो 6 से गुना करेंगे, ऐसे सबको जोड़ के बना देना है क्या, -4 बना देना है, तो x बराबर हो जाएगा है -6 जाएगा उधर, तो +6 और -4, तो x बराबर आ जाएगा, कहता ना x बराबर मिल जाएगा +2, x के मान +2 मिल जाएगा। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है ना यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +2 हो जाएगी। अब इसका नाम लिखना है,
तो नाम लिखने के लिए सिंपल देखिए यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये प्रतियान के काम कर रहा है और है क्या ये आयरन है ना। आयरन के लिए लिख देंगे यहाँ पे आयरन आयरन लिख देंगे। आयरन लिखने के बाद प्रतियान है तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद हम लोग अंदर ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिगेंड पहले लिखेंगे तो लिगेंड है CN, लेकिन CN की संख्या 6 गो है तो 6 के लिए हो जाएगा क्या हेक्सा। CN का नाम हो जाएगा साइनो और इसके बाद जो आयरन है तो यहाँ पे आयरन, अब इस आयरन जो है यह आयरन जो है केंद्रीय परमाणु के काम कर रहा है और केंद्रीय परमाणु के जब काम करता है आयरन तो उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है फेरेट। तो यहाँ पे हो जाएगा फेरेट हो जाएगा और इसके बाद रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। तो रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो इस तरह से 2 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम लोग यूपे के नाम को लिखेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन किन किन साल पूछा गया है ये सब लिखा गया है, आप इसको विशेष ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यूपे का नाम अब समाप्त हो चुका। 30-35 को यूपे का नाम हम लोगों ने लिख लिया, उतना से आपका काम हो जाएगा। और देखिए आगे हेडिंग दिया गया है प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि वर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत को लिखे। मतलब जो वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत, वर्नर क्या है तो वर्नर एक मतलब रसायन शास्त्री का नाम है। इन्होंने उप सहसंयोजक सिद्धांत के बारे में, उप सहसंयोजन यौगिक जो हैं वे कैसे बंधन बनाते हैं, किस तरह के बंधन बनाते हैं, उसके बारे में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था वर्नर। और उसी का इन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत को नाम दिया गया वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत, है ना। तो ये प्रश्न है। अब इसका आंसर देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे भी, साथ में समझते भी चलेंगे। तो देखिए बर्नर जो है एक वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड बर्नर। इनका पूरा नाम एल्फ्रेड वर्नर है। इन्होंने जैसे मान लीजिए कि ये यौगिक है, ये मान लीजिए कि ये जो है एक यौगिक है, एक जटिल यौगिक है, चाहे उपसहसंयोजन यौगिक है। इसमें ये जो केंद्रीय परमाणु है ना, इन लिगेंडों के साथ किस तरह से बंधन बनाता है, इसी के बारे में बर्नर साहब बताए हैं कि ये जो है केंद्रीय परमाणु इन लिगेंडों के साथ किस तरह से बंधन बना है, इसी के बारे में इन्होंने बतलाया है। और उसी जो नियम बात जो बात बतलाया है उसी बात को कहा जाता है क्या, वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत। इन्होंने ये बात बतलाया कि इनके जो संयोजकता होता है, संयोजकता आप समझते होंगे, संयोजकता क्या होता है। संयोजकता हम लोग पिछले कई बार पढ़े हैं पीछे। संयोजकता मतलब कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, क्यों बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो उसी को कहा जाता है क्या, संयोजकता। तो इनकी जो संयोजकताएं हैं ना, इनकी संयोजकताएं मतलब कि केवल इसी यौगिक के प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह का जटिल यौगिक का कोई भी जटिल यौगिक हो, कोई भी, है ना। तो उसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उनकी संयोजकताएं जो होती हैं वे 2 तरह के हो जाते हैं। संयोजकताएं कितने तरह की हो जाती हैं, 2 तरह की हो जाती हैं। एक कहलाता है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा का कहलाता है द्वितीयक संयोजकता, है ना। तो संयोजकताएं 2 तरह के, मतलब जटिल यौगिक में, संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनकी संयोजकताएं 2 तरह की होती है। किनके द्वारा बतलाया गया, वर्नर के द्वारा बतलाया गया कि ये संयोजकताएं 2 तरह की होती है। एक को कहा जाता है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा का कहा जाता है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता के नाम से भी जाना जाता है और द्वितीयक संयोजकता को अनआयनिक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। ये बात इन्होंने बतलाया। और फिर इन्होंने ये बतलाया कि प्राथमिक संयोजकता जो है, ये जो प्राथमिक संयोजकता है
ये जब भी बंधन बनाते हैं तो ये केवल ऋणायन, केवल ऋणायन मतलब केवल ऋणायन लिगेंड से ही बनाते हैं, केवल ऋणायन अणुओं से ही बनाते हैं। आई बात समझ में। और ये जो है ऋणायन से भी बना लेते हैं, उदासीन से भी बना लेते हैं, और कभी कभी बहुत कम, कभी कभी मतलब क्या, बहुत कम धनायन से भी बना लेते हैं। मतलब आपको समझ में आई होंगी कि केंद्रीय धातु या परमाणु जो होता है उनकी संयोजकताएं दो तरह की होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी हम लोग कहते हैं और द्वितीयक संयोजकता को अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो होता है केवल और केवल बंधन बनाता है, किसके साथ, ऋणायन अणुओं के साथ, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है ऋणायन अणुओं के साथ भी बना लेता है, उदासीन अणुओं के साथ भी बना लेता है, और कभी कभी बहुत कम परिस्थिति में धनायन अणु के साथ भी बना लेता है। ये बात लिखा गया। और फिर इसके बाद मतलब ये बात इन्होंने बदलाया। इसके बाद इन्होंने फिर एक बात बदलाया कि प्रत्येक धातु के द्वितीयक संयोजकता जो होता है, ये प्रत्येक धातु का जो द्वितीयक संयोजकता होता है वह निश्चित होता है। ये जो होता है ना द्वितीयक संयोजकता, वह क्या होता है, निश्चित होता है। इनके द्वारा बतलाया गया कि प्रत्येक धातु का जो द्वितीयक संयोजकता होता है वह निश्चित होता है, और यह जो है उस धातु के उप सह संयोजन संख्या को बतलाता है। यह जो है उस धातु के उप सह संयोजन संख्या को, यह जो है उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या को बतलाता है। हाई वाला जो है ना ये निश्चित नहीं होता है, और ये जो है आक्सीकरण संख्या के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है, आक्सीकरण संख्या के बारे में बतलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है तो वह केंद्रीय परमाणु के, उस केंद्रीय परमाणु के जो संयोजकताएं होती हैं दो तरह की होती हैं, एक प्राथमिक और दूसरा का द्वितीयक। प्राथमिक को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं और द्वितीयक को अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो है वह ऋणायन अणुओं से ही बंधन बना सकता है, अबंधित हो सकता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है ऋणायन के साथ भी, उदासीन के साथ भी और धनायन के साथ भी बंधन बना सकता है। और द्वितीयक संयोजकता जो होता है इसकी संख्या निश्चित होती है और वह जो है उप सह संयोजन संख्या को ही कहा जाता है, मतलब वह उप सह संयोजन संख्या के बराबर होता है। और प्राथमिक संयोजकता जो है आक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। तो आपको समझ में आया होगा। इसी पूरे बात को, ये जो जानकारी आपको दी गई, ये सब द्वितीयक, आयनिक, अनायनिक की सब जो जानकारी आपको दी गई, ये जानकारी दिया गया था वर्नर के द्वारा, है ना। और इसीलिए इनको कहा जाता है वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत। तो लिखना है आपको इसके बारे में। तो चलिए हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा। सबसे पहले का काम, आप हेडिंग दीजिएगा प्रश्न, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा और उसके बाद आंसर में लिखिए, बोल रहे हैं। तो लिखा जाए, लिखिएगा एल्फ्रेड वर्नर, यहाँ पे लिखे हैं आंसर में, यहाँ से एल्फ्रेड वर्नर एल्फ्रेड वर्नर एल्फ्रेड नहीं, एल्फ्रेड होगा, एल्फ्रेड ऐसे कीजिएगा, एल्फ्रेड वर्नर, एल्फ्रेड कीजिएगा, आंसर में लिखिएगा एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में, एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में 1893 में उप सह संयोजी यौगिकों के
यौगिकों के आबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, इधर अनुसार लिखने के बाद इस तरह से सिंबल दीजिएगा, इस तरह से चिन्ह दीजिएगा। अनुसार लिखने के बाद इस तरह से चिन्ह दीजिएगा। अब इसके बाद इसके नीचे वाला लाइन में 1 नंबर दीजिएगा रोमन अंक में। इसके नीचे वाला लाइन में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और 1 नंबर दे करके लिखिएगा धातुओं की इस 1 नंबर में लिखना है धातुओं की संयोजकताएं 2 प्रकार की होती हैं। हाई के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। 2 प्रकार की होती हैं, इस तरह से हाइफन 2 प्रकार की होती हैं। हाई के बाद इस तरह की हाइफन। इसके बाद जब हाइफन हो जाएगा उसके नीचे वाला लाइन में क नंबर दीजिएगा और क नंबर दे करके लिखिएगा प्राथमिक संयोजकता या प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता। क नंबर में प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता जो बोर्ड पे लिखे हैं इसको लिखिएगा। इसके बाद क नंबर के नीचे दीजिएगा ख नंबर और लिखिएगा द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता ख नंबर में हो गया। अब इस ख नंबर के नीचे रोमन अंक में 2 नंबर दीजिएगा। रोमन अंक में 2 नंबर और इस 2 नंबर में लिखिएगा प्राथमिक संयोजकता। 2 नंबर देने के बाद प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। कमा दीजिएगा।
जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं तथा कभी-कभी धनायन द्वारा भी संतुष्ट होती हैं तथा कभी-कभी धनायन द्वारा भी संतुष्ट होती हैं तथा कभी-कभी धनायन द्वारा भी संतुष्ट होती हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और आगे 3 नंबर दीजिएगा रोमन अंक में। रोमन अंक में 3 नंबर, 2 नंबर के नीचे अब रोमन अंक में 3 नंबर दीजिएगा और 3 नंबर में लिखिएगा प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजक द्वितीयक संयोजकता, एक बार फिर से मिलाइएगा 3 नंबर में। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है और इसे उस धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। उस धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। इसके बाद नोट दीजिएगा। नोट में एक बात लिख लीजिए, मतलब ये क्वेश्चन जो था ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ जो 3 नंबर आपने लिखा, 3 नंबर तक में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट में एक छोटी सी बात ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है, इसलिए नोट में उसको लिखा जाए। तो नोट में लिखिएगा, बोल रहे हैं नोट हेडिंग दीजिएगा, नोट में लिखिएगा प्राथमिक संयोजकता को धातु की आक्सीकरण संख्या तथा द्वितीयक संयोजकता को उप सहसंयोजी संख्या कहते हैं। मतलब बोला गया कि प्राथमिक संयोजकता जो है उसको हम लोग आक्सीकरण संख्या कह सकते हैं और जो द्वितीय संयोजकता बोला गया उसको हम लोग उप सहसंयोजी संख्या बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रश्न ये जो था इसका आंसर हुआ और ये जो क्वेश्चन था परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस सवाल का जवाब। तो देखिए, अब इस सवाल के बाद आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज समाप्त हो गया और इसी चैप्टर के साथ हम लोगों का जो इनऑर्गेनिक पार्ट था, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री था, ये केमिस्ट्री जो है आज समाप्त हो गया। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज समाप्त हो गया। आपको पता है कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 पार्ट में।
तो 3 पार्ट में हम लोग सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू किए थे और इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 है ना, और चैप्टर नंबर 9 ये था इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक आज सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, जिसमें पी ब्लॉक में कुछ बातें बाकी रह गई है पढ़ने के लिए, तो क्लास खुलने के बाद पी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।